अर्थराइटिकल सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स अगर हमें अर्ली एज के अंदर देखने मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट को या फिर इस प्रेजेंटेशन को, जो हमें आज बताएगा कि अर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है। माइन्यूट बायोकेमिकल पाथवेज भी हम आज डिस्कस करेंगे बहुत जनरल लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमें ये भरोसा आए कि हम जो इंफॉर्मेशन ई ग्रोथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ई बेडरूम के माध्यम से आप सभी लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन रहेगी जो आप टटोल सकते हैं आपके एंड से। तो चलिए साइलेंट किलर के ऊपर बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट किलर अगर हम देखें या फिर अर्थराइटिस की बात करेंगे तो हमें हड्डियां ही सबसे पहले हमें दिखती है ना, बोन्स सबसे पहले दिखते हैं। बट अगर मैं ये कहूं कि बोन्स काफी नेक्स्ट लेवल के बाद आता है जहां पे हमें पेन होने लगता है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं, जैसे हमारे फिंगर लिम्स हो या फिर जहां जहां पर भी फोल्डिंग्स होती हैं वो वाला हिस्सा हो सकता है, या फिर लॉन्ग बोन है और जहां पे ज्वाइंट होता है वो वाला हिस्सा भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोडोमिनेंटली अगर हम देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात अगर करेंगे तो नी पेन सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने मिलता है। अगर नी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे इमेज के अंदर दिख रहा है दैट इज अ हेल्दी हेल्दी नी, जहां पे ऊपर एक बोन है नीचे एक बोन है और थोड़ा सा उसके अंदर गैप आपको मिल रहा होगा, जिसे हम कहेंगे लिगामेंट्स या फाइब्रस मटेरियल, या फिर जनरल लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे तो कुशन इसे हम कह सकते हैं। कुशन जो या फिर स्पॉन्ज कह सकते हैं, जो बहुत डेलिकेट होता है, जिसे अगर हम दबा दें तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है, फ्लपी भी होता है, और जब काम हो जाएगा तो फिर से वो अपने रेस्टिंग फेज में आ जाता है। तो स्पॉन्जी मटेरियल के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे। दैट इज हमार एक नॉर्मल हमारा जॉइंट है। अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट इमेज के ऊपर अगर ध्यान दें हम, तो वहां पे उसके अंदर जो मटेरियल था, जो स्पॉन्जी मटेरियल था, वो छोटा मोटा घिस चुका है, और अगर हम लास्ट इमेज देखेंगे तो वहां पे कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ये सक्सेसफुली रेस है टुवर्ड्स दी अर्थराइटिस। और मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस को अगर हम देखेंगे तो जिसे हम कहेंगे रिमेटेड अर्थराइटिस, जिसे कैपिटल RA भी कहा जा सकता है। रिमेटेड अर्थराइटिस का मतलब होता है अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में छोटी सी चेंजेस अगर देखने मिले तो बॉडी के अंदर पेन हो जाता है या फिर जॉइंट्स के अंदर हमें दिक्कत होने लगती है। दैट इज नथिंग बट द रिमेटेड अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस कंबाइंडली अगर हम बात करेंगे तो बॉडी के विभिन्न हिस्सों के अंदर हमें वो देखने मिल सकता है, जहां पर भी हमारे बोन्स है या फिर मोर प्रिडोमिनेंटली जहां फोल्डिंग्स है, और जिस फोल्डिंग का इस्तेमाल हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, वहां पे अगर पेन है तो जिसे हम जनरलाइज्ड कहेंगे अर्थराइटिस। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। जिस तरीके की आज हम लाइफ जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तरीके से, चाहे मैं डाइट की बात करूं, चाहे मैं हेल्दी लाइफ की बात करूं, या फिर एक्सरसाइज की बात करूं, चाहे वर्कआउट की बात करूं, तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तरीके से वर्कआउट हो रही है। देर इज नो करेक्ट गाइडलाइन रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट। पेन को कम करने का हमारे पास एक ही जरिया है, दैट इज पेन किलर्स, है ना, आमतौर पे और कॉमनली देखने मिलता है। अगर हम गल्फ कंट्री की बात करेंगे तो वहां पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं मिलती। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे लेबोरेटरी के अंदर, या फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनाई जाती है। गल्फ कंट्रीज की या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, और कौन सी मेडिकेशंस देनी है ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मोर प्रिडोमिनेंटली बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं को रिलेट कर पाऊंगा मेडिकेशंस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर द अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के लिए जो गाइडलाइन हमारे पास है वो है सिर्फ और सिर्फ पेन किलर। मैं ऐसा नहीं कहता कि लेने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके ऊपर भी अभी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, जो हमें पेन ज्यादा होता है तो हम फिजिशियन, ऑर्थो फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, या फिर एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेडिकल पर्सनालिटीज हैं उनसे हम मिलते हैं ताकि हमारा पेन कम हो जाए, या फिर हम इससे प्रिकॉशनरी वे में काम करेंगे। और लास्टली अगर हम बात करेंगे दैट इज अर्थराइटिकल सिम्टम्स, या फर्स्ट स्टेज पे है तो हमें ये चीजें हो सकती हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान खास तौर पे रखना है, जितने अर्ली स्टेज में हम पकड़ पाए उतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को प्रिकॉशनरी व्यू में।
है ना। तो एडिमा मतलब स्वेलिंग, अगर बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में, अगर डिफरेंट पार्ट्स में होने लगा है, मोस्ट प्रिडोमिनेंटली रिलेटेड टू बोन्स अगर हैं जहां पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, वो हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्टोन फॉर्मेशन, वेट गेन, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेट लॉस भी देखने मिलता है अगर अर्थराइटिस होने लगा है, या फिर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज के अंदर है, तो बहुत रैपिडली वेट लॉस होता है। हम आमतौर पे ये देखते हैं कि वेट अगर बहुत ज्यादा है तब हमें अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर अर्थराइटिकल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो वेट लॉस भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो भी एक सिम्टम है। बहुत सारे सिम्टम्स हमें आगे हम देखने वाले हैं। ये है हमारा नॉर्मल जॉइंट, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसको किस तरीके से है। ये हमारा एक बोन है, यहाँ दूसरा बोन है। इन बोन्स को इकट्ठा रखने के लिए मसल्स होती हैं। जैसा मैंने कहता हूं ना हमेशा कि टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन सिर्फ सेक्सुअल कंसर्न के हिसाब से ही काम नहीं करता, वो हमारे बोन्स को इकट्ठा रखने के लिए जो मसल्स काम करती है, उन मसल्स को वहां पे और ज्यादा स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है। तो यहाँ पे मसल्स जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मसल्स हमारी हड्डियों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करने का काम कर रही है, स्ट्रेंथ देने का काम कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओ तो यहाँ पे हमने सेवेनल फ्लूइड दिखाया। यहाँ पे हम सिर्फ स्पॉन्जी मटेरियल, लिगामेंट भी इसे कह सकते हैं हम समझने के हिसाब से, फाइब्रस मटेरियल भी कह सकते हैं, सेवेनल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो समझने के लिए हम स्पॉन्जी मटेरियल कहेंगे। इस स्पॉन्जी मटेरियल को कवर करने के लिए कैप्सूल भी यहाँ पे है, ये कैप्सुलाइज्ड फॉर्म आप देख पा रहे हो। तो ये है नॉर्मल बोन, नॉर्मल जॉइंट। अभी हम देखेंगे कि ये नॉर्मल जॉइंट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर दिक्कत देखने मिलती है, और वो होने के बाद हम कहेंगे इसे आर्थराइटिस। तो आमतौर पे आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स अगर हैं, या फिर कैल्शियम डिग्रेडेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, या फिर बोन लॉस होने जा रहा है, तो ये हम फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर मेरी हाइट आज इस तरीके से है और धीरे धीरे मेरी हाइट कम होने लगी है, या फिर ये जो मेरा शोल्डर का रेशो है, ये शोल्डर का रेशो अगर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, इसका मतलब मेरे पीठ का हिस्सा ऊपर निकल रहा है। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जो हाइट है मेरी, वो हाइट सक्सेसफुली धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ये फिजिकल पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम डेफिनेटली ये एजम्पशन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बोन लॉस हो रहा है, या फिर कैल्शियम डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर कैल्शियम का लॉस हो रहा है। नथिंग बट द आर्थराइटिकल सिम्टम्स। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर इसे चेक करना है तो टी स्कोर एक टेस्ट होती है, जिस टेस्ट के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का स्कोर कितना है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो 35 एज के पहले ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट डॉक्टर्स इसे प्रोहिबिट करते हैं अगर आपकी एज 35 से कम है, 35 से कम है। बट अगर फीमेल की बात करेंगे तो 20 साल से भी ये आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में। लगभग हम 10-15 साल की बात करेंगे तो टी स्कोर हम कर सकते हैं, जहां पे +1 to -1, ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये नॉर्मल बोन डेंसिटी शो करता है। -1 to -2.5 ये फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस शो करता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, जहां पे कैल्शियम का डिग्रेडेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है हमें बोन के अंदर, जहां पे बोन थोड़े से फ्रजाइल होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट होते हैं और अपनी जगह से थोड़े से हिल जाते हैं। और उसके बाद वाली जो लास्ट स्टेज है, दैट इज -2.5 से अगर नीचे टी स्कोर है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब अगर ठोस सतह पे हम थोड़ी जोर से अगर बैठ जाएं, या फिर हल्की सी कहीं हमें टक्कर भी लग जाती है, तो वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। बिकॉज जो बोन की डेंसिटी होती है, जैसा अभी हमने पिक्चर के अंदर देखा, बोन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉर्म में है, उसके अंदर अगर छोटे छोटे छेद होने लगे तो उसे हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब बोन्स, पोरोस का होता है, पोर का मतलब होता है छेद। तो बहुत ज्यादा छेद अगर बोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कैल्शियम बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर। तो वहां पे हड्डियों के अंदर क्रैक आना स्वाभाविक है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कुछ रीजंस देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज। आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑटो इम्यून डिसीजेस ये रिवर्टिबल है, इसे हम रिवर्ट कर सकते हैं। तो रिवर्ट करने के लिए सिर्फ कोई एक चीज हो सकती है क्या? नहीं। डेफिनेटली इबैट्रियम हिबारिस मोर पावर के माध्यम से हम आपको इंटरनल न्यूट्रिशन बहुत स्ट्रांगली दे रहे हैं, बट आपको आपकी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा।
आपकी थोड़ी सी फिजिकल एक्सर्शन भी आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बॉडी बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। थोड़ा समझने का प्रयास करें। अभी यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? मेरे शरीर के अंदर अगर कोई पार्टिकल आया दैट इज अ नॉन सेल्फ पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल अगर आता है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग हाइपर सेंसिटिव 4 अलग अलग तरीके से काम करते, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, समझने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाई है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करेंगे अर्थराइटिस की, तो ये अंडर कैटेगरी 3 में आता है। आप देखिए यहाँ पे आईजीजी हमने दिखाया है, यहाँ पे आईजीई होगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, आईजीएम होगा वहां पे बात करने वाले हैं हम। तो टाइप 3 के अंदर आता है अर्थराइटिकल हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी का। मतलब मेरे शरीर के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा केमिकल निकलता है तो मेरी पूरी इम्यून सिस्टम बाकी काम छोड़ के वहां पर जाकर काम करे, बिकॉज उसे उसने कंसिडर कर दिया कि वो एक फॉरेन पार्टिकल। तो एग्जैक्टली कैंसर के ऑपोजिट वाली ये सिचुएशन होती है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कैंसर अगर है तो, या फिर अर्थराइटिस अगर है तो कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल में बात कर रहा हूं, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं आगे चलकर। तो साइंटिफिकली अगर मैं कहूं आपको, तो जहां पे हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब हाइपर एक्टिविटी अगर हो रही है इम्यून सिस्टम की, तो वो अर्थराइटिकल शो करेगा। और जहां पे इनएक्टिव फेज में गलत सेल को पहचानना था, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ वाली सेल को मैंने नहीं पहचाना तो मैं इनएक्टिव हुआ, तो वो आगे चलकर कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इनएक्टिव फेज ऑफ इम्यून सिस्टम। बट यहां पे क्या हो रहा है? जो अच्छी सेल है उस सेल को भी पकड़कर मार दिया जा रहा है। दैट इज अ हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ। उसके ऊपर भी बात करेंगे ये क्यों ऐसा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थराइटिकल की सिम्टम्स की। मॉर्निंग स्टिफनेस, ये बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। आप दिन भर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप अच्छे से चलते हो, फिरते हो, काम भी करते हो, बट अगर आप कहीं जगह पे बैठ चुके हो 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद आपको अगर उठना है और जब उठते वक्त जॉइंट के अंदर अगर पेन हो रहा है, उसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस। रात में नींद अच्छी हुई है बट सुबह उठते वक्त अगर तकलीफ हो रही है आपको, या फिर मैं ये कहूं आपको फिंगर्स को थोड़ा सा इस तरीके से खोलना पड़ रहा है, एल्बो को खोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है, लेग्स को भी अगर घुमाना पड़ रहा है, उसके बाद अगर अच्छी फीलिंग आ रही है, दैट इज नथिंग बट द मॉर्निंग स्टिफनेस, जो शो करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्थराइटिस। अगर ये हम समझ पाए ना, मेरे शरीर के अंदर ये वाली चीज हो रही है, तो हम बहुत जल्दी अर्थराइटिस से बाहर निकल सकते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस के अंदर क्या होगा? जो हमारे कार्टिलेजेस, सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे, स्पॉन्जी मटेरियल, वहां पे दिक्कत देखने मिलती है। बोन्स तो मेरे ठीक से काम कर रहे हैं, बट स्टिफनेस के द्वारा अगर मैं बहुत ज्यादा उसे खोलने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर ये रोज 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 खोलने की जो आदत है, जो हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेचिंग नहीं, आप समझिए, मैं बोन रिलेटेड बात कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग करना अच्छी बात है, बट जो स्टिफनेस है, उस स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए जो हम ओपनिंग करते हैं बॉडी की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो ज्यादा होने लगा तो हड्डियों के अंदर वाला जो स्पॉन्जी मटेरियल है वो धीरे धीरे घिसने लगता है। उसका भी मैकेनिज्म हम देखने वाले किस तरीके से हो। वन प्रोटीन इज रिलीज्ड थ्रू बोन विच शुड नॉट। बोन्स के अंदर से ना एक प्रोटीन रिलीज होने लगता है। ऐसे तो लगभग 5 अलग अलग तरीके के प्रोटीन से जो डिनोट करते हैं अर्थराइटिकल सिम्टम्स के लिए, बट ये जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ओपीएन नाम का प्रोटीन देखा जाता है। नाम छोड़िए, सब सिर्फ हम थोड़ा सा मोटा मोटी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रोटीन हमारे बोन्स के अंदर इंटैक्ट था, बोन के अंदर था, ये कभी बाहर निकला ही नहीं। और जब मैं पैदा हुआ हूं, 1 साल के बाद वाली सिचुएशन अगर हम देखेंगे, तो पैदा होने के पहले मेरे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम थी, जो माँ के जरिए मुझे मिली थी। दैट इज फ्रॉम द इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम, जो मदर की तरफ से आता है, जो सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन और मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी के अंदर देखने मिलता है। तो वो मेरे शरीर के अंदर है। और 1 साल वाली जो सिचुएशन है, 1 साल के बाद मेरी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स मेरे शरीर के अंदर है, मेरी इम्यून सिस्टम समझती है कि ये पूरा मेरा, इतना ही है मेरा। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगी है, बहुत अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स, अगर हम बात करेंगे, लाइफस्टाइल है,
खाने पीने का तरीका है, माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, प्रेशर है, टेंशन है, हम जो भी चीज कहेंगे, एज जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे बोन के अंदर से एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक तरीके का प्रोटीन रिलीज होता है। और वो भी अगर हम बोन की बात करेंगे तो बोन्स के एंड वाला जो हिस्सा होता है ना, वहां से रिलीज होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर घुटने की जो एग्जांपल हमने अभी देखा था ना, ये घुटना है, सपोज ये ऊपर का है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो अगर यहाँ वाला जॉइंट की मैं बात करूं, तो ऊपर का जो बड़ा बोन है और नीचे का जो बड़ा बोन है, इसके दोनों के जो टिप है, जो एज है, वो एज यहाँ पे है, जिसके अंदर वो लिगामेंट या फिर सॉफ्ट टिश्यूज है। तो वो वाले एंड से वो प्रोटीन रिलीज होगा। अभी देखते हैं क्या होगा आगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे इम्यून सिस्टम को तो ये पता था कि जो 1 साल के एज के अंदर मेरे शरीर के अंदर था उतना मेरा है, वो सेल्फ है, मेरा है पूरा। बट ये वाला प्रोटीन मेरे इम्यून सिस्टम ने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, तो उसने देखा वो बहुत सालों के बाद। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगी, इसे नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो अलग अलग तरीकों के पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस तरीके से इसे रेक्टिफाई करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। ये तो हमारा खुद का ही मॉलिक्यूल है, करेक्ट, बट वो बोन्स के अंदर था, उसके बाहर निकलने के बाद इम्यून सिस्टम ने उसे फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया। अभी उसे फाइट करने का काम करेगी, उसे मारने का काम, जो जैसा मैंने कहा कि वो हमारे बोन के एंड से निकलता है। तो अभी जब इम्यून सिस्टम वहां जाके फाइट करेगी, फाइटिंग होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इसे हम समझने के हिसाब से बात करेंगे तो सूजन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, जहां पे स्वेलिंग होती है, तो इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग वहां पे दिखाई देती है। तो आप सोचिए, घुटने के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होने लगी, घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो सॉफ्ट टिश्यूज वाला जो एरा था वो धीरे धीरे घिसने लगा है, या फिर छोटा होने लगा है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, जो सॉफ्ट था वो हार्ड हो गया। अगर हार्ड हो गया तो क्या होगा, जब भी बोन्स के अंदर मूवमेंट हो जाएगी तो वहां पे वो फ्रिक्शन होगा, वहां पे घर्षण हो जाएगा, तो एक दूसरे के साथ वो आवाज आ जाएगी वहां पे, इसका मतलब हमारे बोन्स खराब होने लगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, दैट इज आरए फैक्टर, रिमेटेड फैक्टर। ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर अर्थराइटल सिम्टम्स को इग्नाइट करने का। जब इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन शो करेगी वहां पे, किस तरीके से करेगी वो भी हम बात करने वाले। आरए फैक्टर क्या करेगा वहां पे, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, जैसे मैंने कहा ना आईजीएम, ये हमारे बॉडी के अंदर बनती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, आईजीएम कब थी हमारे शरीर के अंदर, जब हम पैदा हुए थे या फिर पैदा होने के पहले से, जो मदर की तरफ से आई थी, दैट इज द फर्स्ट इम्यून सिस्टम, है ना। तो ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जिसे हम बाय बर्थ इम्यून सिस्टम कहते हैं। और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो जैसे जैसे हम बर्थ होता है हमारा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जिस तरीके से हमारी नरिशमेंट होती है, वैसे वैसे वो अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर आती है। बट बायबॉर्न जो है, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, वो है हमारी आईजीएम के द्वारा हमें मिलती है। तो आईजीएम, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन यम, वो एंटीबॉडी के हिसाब से काम करता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या, कि शरीर के अंदर अगर कोई आया है फॉरेन पार्टिकल जो शरीर का नहीं है, तो उसे खत्म करने के लिए बॉडी जो रिफ्लेक्शन शो करती है, बॉडी जो मैकेनिज्म शो करती है, वो करती है इन टर्म्स ऑफ एंटीबॉडी। अर्थराइटिकल के हिसाब से आज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी का काम कौन कर रहा है, आईजीएम, जो एक तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो काम करेगा फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए। और वो कहां पर जाकर काम करेगा, आईजीजी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, उसके एफसी पोर्शन के ऊपर, वो भी हम देखेंगे किस तरीके का पोर्शन होता है। तो एक जनरलाइज्ड तरीके से हम यहां बता रहे हैं, दैट इज एक एंटीबॉडी है हमारी, जहां पे ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा। इसके पहले भी हमने बात की है, जहां पे हम आईजीजी के 4th वेरिएंट के ऊपर बात कर रहे थे, जो एलर्जिकल सिम्टम्स को शो करता है। और ये वाई शेप वाला रहता है, तो जहां पे ये डबल एस दिख रहा है ना, वो होता है सल्फर। इसीलिए हमारे खाने के अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होना बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट जो हम डाइट लेते हैं ना, डाइटिशियन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर हम पर्टिकुलर एज
या फिर डिसीज डिसऑर्डर या वेट, इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का डाइट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है तो इतना खाना है, अल्ट्रेशन करना है। तो हमारे शरीर के अंदर जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो नहीं मिलता। ये मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ। तो हमारे खाने के अंदर सल्फर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इबाडोरिस मोर पावर के प्रोडक्ट के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेगा। आपको अलग तरीके की कोई डाइट करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। बता क्यों रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 1 2, ये दोनों को एक दूसरे के साथ जकड़ के रखने के लिए ये सल्फर काम करता है, जो सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पर ये दो हिस्सों को जोड़ने के लिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिस्टीन काम करेगा। तो ये जो हेवी चेन है ना, यहाँ पे हेवी चेन, इस हेवी चेन को ऊपर एक हिस्सा और नीचे एक हिस्सा, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऊपर का एक सर्कल सपोज करिए, नीचे का एक सर्कल सपोज करिए, तो ये वाले हिस्सों का एफ सी रीजन, एफ सी रीजन। तो ये एफ सी रीजन के पास आर ए फैक्टर जाकर बाइंड होगा और तब आगे की प्रोसेस शुरू होगी। वो प्रोसेस भी हम देखने वाले किस तरीके से। तो जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेंगे, मतलब एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो आगे चलकर किसी ना किसी तरीके की केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर तैयार करेगा। आप सोचिए, जब एक फॉरेन पार्टिकल आ रहा है और मेरी इम्यूनिटी उसके साथ झगड़ा कर रही है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे सूजन भी आएगी, इन्फ्लेमेशन भी होगा। तो ये इन्फ्लेमेशन आने के लिए, वहां का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, जो एटमोस्फियर में वहां पे बन रहा है, वो एटमोस्फियर नथिंग बट द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आगे चलकर यह क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग को बढ़ाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग को बहुत ज्यादा अमाउंट में तैयार करेगा। अभी होगा क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये वाला हिस्से के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा आपको, सॉरी थोड़ी सी इमेज वहां पे मैं ले नहीं पाया। ये इमेज की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अभी हम जो हमने बात की ना, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स वहां पे बना और इन्फ्लेमेशन आई, ये सब चीजें हो गई। अभी क्या होगा, ये जो बोन वाला हिस्सा है ना, ये बोन का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सूज, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाएगा। तो अपनी जगह से थोड़ी सी जगह वो अगर देगा, तो हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटे पार्टिकल कौन से हैं? सबसे छोटे पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर कौन से? ब्लड सर्कुलेशन। एंड ब्लड का सर्कुलेशन कहां से होगा? ब्लड के कैपिलरीज से। तो जब बोन थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ देगा, तो उस बची हुई जगह जगह जो है, जहां पे ओपनिंग मिली है, वहां पे ब्लड कैपिलरीज आगे चली जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर को यह पता है कि वहां पे दिक्कत हो रही है या फिर कोई किसी ना किसी तरीके का डैमेज हुआ है, तो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पे ब्लड का फ्लो आएगा और ब्लड कैपिलरीज वहां पे बढ़ जाएंगी। तो ब्लड कैपिलरीज अगर वहां पे बढ़ जाएंगी, तो वहां का जो एरिया है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, बोन्स के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए, बट जो सॉफ्टनेस अंदर थी वो हार्ड हो गई। बोन्स एक दूसरे के साथ घिसने लगे, घिसने के वक्त एक तरीके का प्रोटीन वहां पे बाहर निकला, और उस प्रोटीन को मारने के लिए हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, जो उसे मारने का काम कर रही है। और वहां पे जो फाइटिंग हो रही है, उससे वहां का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा और वहां पे स्वेलिंग आ गई, सूजन। तो वहां पे ब्लड का फ्लो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो वहां पे ब्लड क्या करेगा, ब्लड के जरिए आईजीएम वहां पे घूम रहा है, दैट इज वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या करेगी, जहां पे उसका जो सेंटर है वहां तक जाएगी। तो उसका सेंटर था कहां पे, बोन। तो वो आईजीएम एंटीबॉडी हार्ट के अंदर जाके फाइटिंग करने का काम करेगी, बिकॉज उस वाले प्रोटीन को हमारी इम्यून सिस्टम ने कभी अपना माना ही नहीं, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी उसे देखा ही नहीं था। उसके बाद मसल्स के अंदर हमें दिखाई देता है, तो मसल के अंदर भी हमें दिक्कत होने लगती है। तो ये आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, जब भी अर्थराइटिकल सिम्टम्स या फिर प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं, तब तब हमें ब्लड सर्कुलेशन, या फिर जो सबसे पहले हमें दिखाई देता है मोस्ट कॉमन, दैट इज मस्कुलर पेन। तो मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें दिखाई देते हैं, मसल फाइब्रोसिस अगर हम कहेंगे, मसल्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना, और कहीं ना कहीं ये हमारे हार्मोनल रेगुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो अगर टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो मसल्स जो है वो ज्यादा वीक नहीं होंगे। तो ई बैटरी हीमोरेज मोर पावर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कैल्शियम आपको नहीं दे रहा है, तो इन ऑल आपके शरीर के अंदर वो पूरी न्यूट्रिशन आपको दे रहा है जो किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होने वाली थी, उस कॉम्प्रोमाइज को बचाने का काम करेगा। हाँ यस एग्जैक्टली, जो बोन में आपको बता रहा था ना वो ये वाला है। तो ये वाला हमारा अच्छा बोन था, ये वाला हमारा नीचे का अच्छा बोन था। जो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वहां पे स्वेलिंग हमें दिखाई दे रही है, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है ना, जिसे हम साइनल फ्लूइड हमने कहा था, वो सॉफ्ट वाला हिस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर वो 80% 75% से ज्यादा खराब हो चुका है तो वो रिवर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर सॉरी बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय देखने मिलता है, पर्टिकुलर रिलेटेड टू बोन्स। तो अभी दूसरे कुछ रीजंस है, तो जैसा अभी मैंने कहा, ये हमने बात की है, ड्यू टू स्वेलिंग ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड कैपिलरीज जहां पे जाती है, जिस बोन ने उनको जगह दी तो ब्लड कैपिलरीज अंदर जाएगी तो वहां पे थोड़ा सा खून का बहाव ज्यादा होगा, और जो हिस्सा वहां पे अच्छी तरीके से इंटैक्ट होना चाहिए था वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, तो वहां पे हमें पेन दिखाई देता है। अब तक हमें लगता था कि ये मेजर कैल्शियम, डेफिनेटली ये मेजर कैल्शियम रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, बिकॉज हमने नॉर्मल प्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं तब हमने देखा था कि कैल्शियम का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे ब्रेन के अंदर ज्यादा है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक न्यूरॉन से रिलीज करने के लिए कैल्शियम वहां पे रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कैल्शियम अगर न्यूरॉन के अंदर आता है तब ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आएंगे। दो तरीके की दिक्कत हमें दिखाई दे रही है, ये 100% हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इसीलिए ये चीजें हमें देखने मिलती है, बिकॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये 100% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही है। अगर मैं ये कहूं कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि कहाँ पे ज्यादा पड़ा हुआ है कैल्शियम, उस कैल्शियम को लो। तो कैल्शियम तो सबसे ज्यादा पड़ा है हमारे बोन्स के अंदर, बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेगा, ब्रेन को देगा ताकि हमारा ब्रेन अच्छा रहे, डिसफंक्शन के अंदर ना जाए। अगर ब्रेन के अंदर किसी न किसी तरीके के डिसेबिलिटीज देखने मिली तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से कैल्शियम डिफिशियंसी वहां पे हमें देखने मिलती है। कैल्शियम के साथ साथ और मेजर जो डिसएडवांटेज है या फिर हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी देखने मिलती है, दैट इज नथिंग बट द विटामिन डी। तो विटामिन डी अपने प्रोडक्ट से तो लगभग 20-25% आपको मिलेगा, बट आपके बॉडी के अभी बहुत ज्यादा विटामिन डी की टैबलेट कैप्सूल्स, सॉरी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। आप में से कुछ लोग वो यूज भी करते होंगे, बट आपके शरीर के अंदर जो विटामिन डी है वो हमेशा नॉन फंक्शनल के हिसाब से काम करता है, बिकॉज विटामिन फंक्शनल विटामिन डी जो है उसे हम कहेंगे विटामिन D3। और जो विटामिन हम लेते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खाने से मिलता है वो मिलता है D2। D2 इज कंप्लीटली नॉन फंक्शनल विटामिन डी। अभी विटामिन डी की क्या जरूरत है? कैल्शियम मेरे शरीर के अंदर 10 किलो पड़ा है, मैं कैल्शियम रोज खा रहा हूं, कैल्शियम मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, बट मेरे शरीर से यूज नहीं कर पा रहा, बिकॉज मिनरलाइजेशन एक मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर होता है। हम जो भी चीज खाते हैं ना, हमारा शरीर अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है फिर यूज करता है। इसीलिए हम कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर दो खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी, जो हमारे शरीर को जो चीज जिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर चाहिए उसके अंदर वो कन्वर्ट करेगी और फिर उसका इस्तेमाल करेगी, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो एज इट इज इंटैक्ट अमाउंट में पड़ता रहेगा। इसीलिए जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर दो खाने के बीच में टाइम थोड़ा सा कम है, या फिर जंक फूड्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी पर्टिकुलर आप जो चीज खा रहे हैं ना उसको कन्वर्ट करने में इनकैपेबल होती है। अगर वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाई उसे ठीक कंडीशन में जो हमारे शरीर को लगता है, तो वो एज इट इज हमारे बॉडी के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, इसीलिए ओबेसिटी देखने मिलती है। तो विटामिन डी क्या काम करेगा? एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पर्टिकुलरली कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन डी इन सारी चीजों से हमें देखने मिलता है। और मैं ये कहूंगा कि आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स अगर है, या फिर कैल्शियम डिफिशियंसी है, या फिर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, या फिर
विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपको है, तो आपको सुबह और शाम, सबसे इंपॉर्टेंट सुबह अर्ली आवर्स में, सुबह 7 से पहले आपको सनलाइट के अंदर घूमना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई बैटरियम की ये खास बात है कि हम कभी भी फेक प्रोमिसेस या फिर फेक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। मैं तो चाहे तो मैं ये भी कह सकता था कि प्रोडक्ट खाइए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खुद होके कह रहा हूँ कि 20 से 25% मिलता है, बट आपको अगर ठीक तरीके से उसे गेन करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको वॉकिंग या फिर जॉगिंग आपको सनलाइट के अंदर करना अनिवार्य है। उसके बाद ही विटामिन डी फंक्शनल कंडीशन में जाएगा, बिकॉज विटामिन D3 के जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो तब शुरू होते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स तब स्टार्ट होते हैं जब सनरेज हमारे एक एनर्जाइजर के हिसाब से काम करता है, वो एक्टिवेट होगा, फिर वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा जो विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट करेगा, दैट इज द फंक्शनल विटामिन D3। चलिए उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा वॉकिंग सनलाइट के अंदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत इसेंशियल है हमारे शरीर के अंदर अर्थराइटिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए। तभी जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर नॉनवेज की बात करेंगे तो फिश के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सॉरी ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें देखने मिलता है, बट जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए नट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ आलमंड के अंदर सबसे अच्छा मात्रा में मिलता है, वॉलनट के अंदर सबसे अच्छी मात्रा में मिलता है, अखरोट दैट इज अखरोट उसके अंदर अच्छा मिलता है। बट अगर हम ये कहेंगे कि आलमंड ऑयल जो हेयर के लिए हम यूज करते हैं उसके अंदर इसेंस डाला हुआ है आलमंड का, तो हम जो आलमंड्स खा रहे हैं उसके अंदर से उतनी न्यूट्रिशन क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी। तो स्ट्रिक्टली ई बैटर हिमालयज मोर पावर के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर अर्थराइटिस के सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। और साथ ही प्रिकॉशनर मेजर में, जैसा मैंने कहा ना कि मॉर्निंग स्टिफनेस अगर है वो अगर आपको पता चलेगा तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल अच्छे से करिए, वॉकिंग अच्छे से करिए, पानी का सेवन थोड़ा सा अच्छा करिए, आप बहुत जल्द इससे निजात पा सकते। नेक्स्ट वन इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट हैं अर्थराइटिस से बचने के लिए। और मैं कहता हूं कि इबैटरियम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट के अंदर 90% से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स को शो करते हैं। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप जो भी चीज खाते हो उसके अंदर से छोटी मोटी मात्रा आपको एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेटली मिलेगी, बट कॉम्बिनेशन में जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं ना, तो एक एंटीऑक्सीडेंट या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की इफिशियंसी को इतने तेजी से बढ़ाएगा कि उसकी वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगी, तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। आमतौर पे ये तो रेगुलर मैकेनिज्म है कॉम्बिनेशन वाला, बट अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे तो उसके अंदर 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एंड इंग्रेडिएंट इज बायोपेरिन, जो कितने कई गुना हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कितने अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट देखने मिलेंगे। तभी इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी को या फिर अर्थराइटिस से दूर रखने का काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, जस्ट मिनट। हमारे शरीर के अंदर अगर हम थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, तो दो तरीके के मैकेनिज्म्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट मेडिसिन हमें दी जाती है, दैट इज बायोलॉजिकल मॉडिफाइंग, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉडिफायर, जो आमतौर पे प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर काम की जाती है। इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जो है, जो हाइपर एक्टिव हो चुकी है, उस हाइपर एक्टिव को कम करने का काम, रेगुलर करने का काम की जाती है। मेडिकेशन के द्वारा भी दी जाती है या फिर इंजेक्शन के द्वारा, और टैबलेट के द्वारा भी दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो सेवियर जोन में जाता है, जिसे हम कहेंगे इम्यून मॉडिफायर्स, जो हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है उस इम्यूनिटी को ही मॉडिफाई कर देना। नेचुरल मैकेनिज्म मेरे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम का जो था, उस इम्यूनिटी को अगर मैंने मेडिकेशन के द्वारा, और मोस्ट प्रोडामिनेटली वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, वो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरी इम्यून सिस्टम ही रिवर्ट हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छी तरीके से ही हो जाए, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो जाए। जो चीज हम बात कर रहे हैं वो 100% लोगों को नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने मिलता है कि वो इंजेक्शन जब हम लेते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम अल्टर्ड कंडीशन में जाती है, जिसे हम नथिंग बट द पेन किलर्स कहते हैं, जो डायरेक्टली जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं। थोड़ा सा इस मेडिकेशन की बात करेंगे। अगर ये
छोटे डोसेज में अगर हम बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्पिरिन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, छोटी मात्रा में अगर हम दे तो वो बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स के हिसाब से काम करता है। बट उसकी मात्रा अगर बढ़ती जाए या फिर पेन किलर के आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो आपको बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स भी लेना है, उसके साथ साथ आपको इम्यून मॉडिफायर्स भी लेना है। वो अगर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी और इट विल लीड्स टू द कैंसर। और ये बहुत सारे बुक्स ने बताया है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो अभी तो हमने इस शुरुआत में हमने कहा था कि अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स अगर है, वहां पे इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है, और कैंसर की बात करेंगे तो इम्यून सिस्टम हमारी इनएक्टिव है, जीरो है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रही है और फिर कैंसर भी हो रहा है? तो ये जो डिसएडवांटेजेस है मेडिकेशन के, बिकॉज स्वेलिंग कब आ रही थी? जब पर्टिकुलर आईजीएम या फिर एंटीबॉडी वहां जाके फाइटिंग कर रही थी। अगर एंटीबॉडी बनी ही नहीं, एंटीबॉडी को हमने सुला दिया, तो वो जाके वहां पे काम नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए उस मेडिकेशन के इतने एडवर्स इफेक्ट देखने मिलते हैं। इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इनएक्टिव फेज में अगर जाती है तो हमें कैंसर के दिक्कत होने लगती है, जो बहुत डेंजरस कंडीशन में हमें दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग डाइट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत डॉक्टर्स ने ये कहा है कि डाइटिशियंस अपने हिसाब से डाइट देते हैं, बट हर एक पर्सन की बॉडी अलग है। अगर मुझे, और मैं आपको भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप खुद के ऊपर ध्यान रखिए, वो सबसे बड़ा फोकस वाला काम है। अगर मुझे दही खाने से बॉडी के अंदर पेन होने लगा, जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है मुझे, और मेरे भाई को दही खाने की वजह से, कर्ड खाने की वजह से वो पेन नहीं हो रहा है, तो और डाइटिशियन ये कहा कि दही खाने से, कर्ड खाने से आर्थराइटिस बढ़ेगी। तो क्या ये सही है? नहीं। बॉडी टू बॉडी चीजें बदलती हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको आपके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी चीज खाने से मुझे क्या हो रहा है। वो हिसाब से आप आपके डाइट के अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं, बट वो करने की भी जरूरत हमने नहीं रखी है, बिकॉज ए बैटरियम ने आपके लिए ये शानदार प्रोडक्ट सामने लाया है, जिसके अंदर हर तरीके के पॉसिबल न्यूट्रिशन दी गई है, जो आपके प्रिकॉशनरी मेजर के अंदर काम करेंगी। तो सबसे पहले है व्हाइट गोंद, येलो गोंद, जिसे हम डिंग कहते हैं ना राजस्थान, या फिर अभी ठंड के दिनों में इसके लड्डू बना के हम खाते हैं, जो हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा कहते हैं हम। एनर्जी को भी बढ़ाएगा, बॉडी के अंदर हीट के भी, अच्छी हीट में बता रहा हूँ, वो गर्मी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, जो गुड फैट को बढ़ाएगा। तो वो दो इंग्रेडिएंट्स के अंदर है। अलॉन्ग विद दैट जिंजर, गोखरू, नट्स, नट्स के अंदर, इसके अंदर खजूर, आलमंड, पंपकिन सीड, उसके बाद वॉलनट, ये सब चीजें इसके अंदर दी गई हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा के अलॉन्ग विद अश्वगंधा हम इसका एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर हमने डाला है, दैट इज शाहगंधा। तो छह, ये तो जनरलाइज्ड तरीके से काम हमारा प्रोडक्ट करता ही था, बट जब हमने इसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाले हैं, वो इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से और एक्सलेट करेगी, जो हमारे शरीर के अंदर आर्थराइटिकल प्रॉब्लम से दूर रखने का काम करेगी। तो सिर्फ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ही नहीं, साथ में गोल्ड भस्म एंड सिल्वर भस्म भी शानदार तरीके से काम करता है। एज पर आयुर्वेदा बॉडी के 3 प्रकार हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से बैलेंस करने का काम करेगा। कुछ आपको अवॉइड करने हैं चीजें, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ब्रिंजल, उसी के साथ साथ थोड़ा सा हायर ऑयली कंटेंट, पैक फूड, ये वाले चीजें अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे खाने के अंदर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उससे बाहर निकल पाओगे। तो ये हैंडमेड प्राश है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं बैरेज मोर पर अपने तरीके का खुद का एक इकलौता प्रोडक्ट है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इबॉटन के साथ जुड़े रहिए, जो आपको मोर हेल्थ, मोर वेल्थ देगा, प्रॉपर तरीके का एजुकेशन देगा, आपकी लाइफ को और ज्यादा हैप्पियर बनाएगा, और साथ ही रॉयल्टी जैसी इनकम देगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे मैं मेरी शेयरिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आज जो मौका मुझे आप सभी लोगों ने दिया। एंड अभी प्रतीक सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ, ताकि वो पापा आ गया बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आज सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच।